ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम एक न्यू एनिमे शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकेम अनराइवल्ड इन द रियल वर्ल्ड टू। तो काफी लंबा नाम है, मेरे को पता है, ठीक है। और इस वीडियो में मैं यहाँ पे 2 एपिसोड कवर करने वाला हूँ। इसके बाद एक और वीडियो आएगी अभी 2-3 घंटे बाद ही, मतलब 4 घंटे भी हो सकते हैं शायद, या फिर 5, ठीक है। उसमें 3 और 4th एपिसोड कवर हो जाएगा, क्योंकि आज यहाँ पे रात में 5th एपिसोड आने वाला है। और तुम अपने भाई को जानते ही हो भाई, एकदम मतलब तुम्हारे जो सपोर्ट को देख के जो आग भड़कने लग जाती है ना दिल के अंदर काम करने की, वही होता है यार, वही चल रहा है भाई। सुबह से 3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं, और अब ये ना 4थी है, ठीक है। इसके बाद 5वीं और 6ठी डालने का भी प्लान है। तो यार सपोर्ट दिखाओ यार, क्या चाहता क्या हूँ मैं तुमसे, और कुछ तो मांगता नहीं हूँ, ठीक है ना। तो चलिए फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है यूया टेंजो। वो यहाँ पे ये बताता है कि बचपन से दुनिया ने उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, और वो यहाँ पे अपनी जिंदगी के बारे में बताता है कि भले वो इस दुनिया में पैदा तो हुआ, लेकिन उसको कभी किसी ने पसंद नहीं किया। जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो वो देखता है कि इधर कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं, उसको अपने साथ चलने के लिए कह रहे होते हैं और फलाना ठिकाना उससे। इस हालत में देख के यूया उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। हमें दिखाया जाता है कि यूया एक बहुत मोटा इंसान होता है, ओके। और ये लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ इससे क्या लेना देना है, तब भी यहाँ पे वो आगे बढ़ता है उस लड़की को बचाने के लिए। जिसके बाद भाई ये लड़के बहुत बुरी तरह से यूया को मार पीट के नीचे गिरा देते हैं। यहाँ पे पुलिस आ चुकी होती है, जिस देख के वो तीनों लड़के भाग चुके होते हैं, और वो लड़की यहाँ पे अभी भी होती है। यूया इधर शांति से चला जाता है बिना कुछ कहे। वो जाते जाते ही सोचता है कि उसके ग्रैंडपा ने उसको एक चीज सिखाई थी कि कभी भी कोई भी इंसान अगर मुसीबत में हो तो उसकी मदद हमें करनी चाहिए अच्छे से। भले इसमें हमें बहादुरी चाहिए होती है, लेकिन फिर भी अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अंत में आके काफी खुशी मिलती है। लेकिन यहाँ पे हमें बताया जाता है कि बचपन से ही यूया के साथ बुरा ही होते आया है। वो मोटा हुआ करता था, जिस वजह से उसको कोई भी पसंद नहीं करता था। साथ ही साथ उसके छोटे भाई बहन भी दिखने में ज्यादा अच्छे थे, इस वजह से उसके पेरेंट्स भी उसके भाई बहन को ज्यादा पसंद करते थे, ना कि उसको। जब वो मिडिल स्कूल में आया तो वहाँ पे ये परेशानी और भी बढ़ने लग गई, जब बाकी बच्चे उसको और ज्यादा बुली करने लग गए। यहाँ पे जब वो घर में आता है तो अकेला पड़ा होता है वो, और वो यही सोचता है कि बस उसके ग्रैंडपा ही एक ऐसे इंसान थे जो कि उसे पसंद करते थे और उससे प्यार करते थे। लेकिन कुछ समय बाद उसके ग्रैंडपा की भी डेथ हो जाती है, और उसके ग्रैंडपा के पास जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जितनी भी बिलोंगिंग्स होती है, वो सारी जायदाद यूया के नाम पे करके चले जाते हैं। हाँ, उसके बाद यूया के पेरेंट्स आए थे इस जायदाद को हथियाने के लिए, लेकिन उसके ग्रैंडपा ने इतना अच्छा खासा इंतजाम कर रखा था कि उसके पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर पाए और शांति से यहाँ से चले गए। जिसके बाद से यूया यहाँ पे इस घर में अकेला रह रहा है। यहाँ पे हमें उसके ग्रेजुएशन डे का सीन दिखाया जाता है। वो फाइनली ग्रेजुएट होने वाला होता है, और आपको याद होगा कि यार जैसे हमारे स्कूल में हुआ करता था कि ग्रेजुएशन डे वाले दिन हम स्क्रिबलिंग डे बनाया करते थे, हमारी शर्ट्स पे हमारे दोस्त कुछ कोट्स लिखते थे। वैसे ही यहाँ पे यूया के नोटबुक में सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज लिखा होता है, और इसके कोई दोस्त भी नहीं होते। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़के जो कि हमेशा यूया को परेशान करते रहते थे, वो उसको यहाँ पे मारने पीटने के लिए पकड़ लेते हैं और उसको मारना शुरू करते हैं। और दूसरी ओर यहाँ पे एक लड़का और लड़की दूर से यूया को पिटते हुए देख रहे होते हैं। यहाँ पे शाम हो जाती है, और वो उठ के जब यहाँ पे अपनी जॉब पे जाता है तो वहाँ पे भी उसको डांट सुनने को मिलती है। वो ये कहता है, उसका बॉस ये कहता है कि तुम आज लेट हो और अब कल से आने की जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। तो हमें दिखाया जाता है कि यूया कितना बड़ा फेलियर है यार, उसको कोई भी पसंद नहीं करता और उसकी जिंदगी एकदम बेकार है। वो ये सोचता है कि ग्रेजुएट होने का भी क्या फायदा हुआ जब यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे वो शीशे में अपने आप को देखता है कि वो कितना बेकार है, और वो इधर शीशे पे पंच मारना शुरू कर देता है। वो इस शीशे को तोड़ देता है, जिसके बाद उसके हाथों में से खून भी निकलने लग जाता है। उसको समझ नहीं आता वो क्या करे, और वो एक मुक्का यहाँ पे दीवार पे भी मारता है। लेकिन वो देखता है कि यहाँ पे दीवार नहीं है बल्कि एक डोर टाइप है। जब वो यहाँ पे अंदर आता है तो वो देखता है कि इस घर में एक हिडन रूम है, और उसको याद होता है कि उसके ग्रैंडपा अलग अलग जगहों पे जाते थे और वहाँ से चीजें इकट्ठा करके लेके आया करते थे, और यही वो चीजें हैं जो उन्होंने इस रूम के अंदर रख रखी है। ये सारी चीजें काफी अजीब होती है। यूया जब अंदर आता है तो वो देखता है कि इधर एक बड़ा सा दरवाजा होता है। जब उसे ओपन करता है तो यहाँ पे भाई एक इंटरफेस सा बन के आ जाता है, जिसे देख के वो थोड़ा शॉक हो जाता है और नीचे गिर जाता है। यहाँ पे इस इंटरफेस पे काफी सारे स्किल्स मेंशन्ड होते हैं जो कि अभी अभी यूया ने एक्वायर कर लिए होते हैं, और इसमें लिखा होता है कि ये एक अलग दुनिया है। यहाँ पे यूया का नाम लिखा होता है, और इस इंटरफेस पे उसके स्टैट्स भी उसको दिखाई देते हैं। इसमें ये सब लिखा होता है कि तुम एसेट्स का इस्तेमाल करके उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, और ऐसी काफी सारी चीजें लिखी होती है। वो यहाँ पे बाहर आके देखता है तो ये पृथ्वी से काफी अलग जगह होती है, बिल्कुल यूनिक जगह होती है। यहाँ पे टेबल पे एक लेटर टाइप रखा होता है, लेकिन उसमें जो लैंग्वेज होती है वो यूया को समझ नहीं आती। लेकिन उसके बाद उसका ये स्किल भी अनलॉक होता है जिसमें वो बाकी लैंग्वेजेस भी देख सकता है और समझ सकता है। जिसके बाद जब ये लेटर पढ़ता है तो उसको समझ आता है कि भाई इस घर का जो ओनर था वो काफी पहले जा चुका है, और
और जिस बंदे को भी ये लेटर सबसे पहले मिलेगा उसका ही ये घर हो जाएगा, ठीक है ना, और इस घर की सारी चीजें भी। ये कहता है, ऐसा लगता है कि अब मैं इस घर का मालिक बन चुका हूँ। यहाँ पे वो देखता है कि काफी सारे हथियार होते हैं, स्वॉर्ड्स वगैरह। वो इस स्वॉर्ड को लेकर जब बाहर जाता है तो इंटरफेस में ये भी दिखाई देता है कि फेंस के अंदर अंदर का सारा एरिया उसके अंडर ही आता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे स्वॉर्ड्समैनशिप करने लग जाता है, अपने स्वॉर्ड से प्रैक्टिस वगैरह करने लग जाता है। धीरे धीरे करके वो स्किल्स एक्वायर करने लग जाता है और बहुत खतरनाक वेपन्स का भी इस्तेमाल करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद उसका ट्रू मार्शल आर्ट्स का स्किल अनलॉक हो जाता है और ये सारे के सारे वेपन्स ये एक पोर्टल में डालना शुरू कर देता है। लेकिन जब यहाँ पे ये वेपन्स डाल रहा होता है तभी वो पीछे देखता है कि बहुत बड़ा सा भाई मॉन्स्टर टाइप आ जाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर इस फेंस के अंदर नहीं आ पाता क्योंकि इस घर का ओनर योया है इस समय। इस वजह से योया के अलावा इस घर के अंदर और कोई भी नहीं आ सकता है। ये मॉन्स्टर भाई ब्लडी ऑग्रे होता है जिसका लेवल 300 होता है और इसे देख के योया पहले काफी ज्यादा डरने लग जाता है। वो समझ नहीं पाता वो क्या करे, लेकिन वो सोचता है कि उसको एक बार ये वेपन उसकी तरफ फेंक के देखना चाहिए। और जब वो ये वेपन फेंकता है तो इससे भाई इस मॉन्स्टर की ऐसी तैसी हो जाती है। और ये मॉन्स्टर जब यहाँ पे खत्म हो जाता है तो यहाँ पे कुछ कलेक्टेबल्स मिलते हैं उसको। आपने बहुत सारे गेम्स खेले होंगे तो उसमें आपको पता ही होगा कि पॉइंट्स इकट्ठा करने होते हैं। किसी एनिमे को हराने के बाद हमें कुछ स्पेशल आइटम्स भी मिलते हैं। तो अगर आपने कोई भी गेम खेला होगा ऐसा फैंटेसी टाइप का तो आप ये चीज रिलेट यहाँ पे कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे इस मॉन्स्टर को हराने के बाद योया इधर 100 लेवल पे पहुंच चुका होता है सिर्फ एक ही दिन में। जब यहाँ से वापस जाने की सोचता है दूसरी दुनिया में, मतलब अपनी दुनिया में, तो उसको एक ऑप्शन दिखाई देता है कि उसने जितनी भी चीजें आज कलेक्ट की है वो उनको पैसों में कन्वर्ट कर सकता है। और भाई उसको यहाँ पे 1.5 लाख येन मिलते हैं। यहाँ पे वो घर पे आके सो जाता है और उसको यहाँ पे काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। उसको काफी बॉडी में अपने चेंजेस देखने को मिलते हैं और वो जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि भाई उसकी तोंद वोंद गायब हो चुकी होती है और उसके एब्स वगैरह उग चुके होते हैं। भाई अच्छी खासी बॉडी आ चुकी होती है, उसकी बॉडी का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका होता है। जब वो यहाँ पे शीशे के सामने आता है तो उसको याद आता है कि उसने शीशा तो तोड़ ही दिया था और वैसे भी उसने कसम खाई थी कि उसको अपने आप को जिंदगी में दोबारा से फिर से कभी देखना नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब उसके कपड़े भी सारे ढीले हो चुके होते हैं। तो वो फिर से जब दूसरी दुनिया में आता है तो यहाँ पे इस घर का जो मालिक हुआ करता था सेज, उसके कपड़े उसको फिट आ जाते हैं और वो इन कपड़ों को पहन के इधर और भी ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करने लग जाता है। वो इधर देखता है कि कुछ अलग ही टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें अलग अलग तरीके की पावर होती है, जैसे कि गायब होना, काफी तेज स्पीड से आगे बढ़ना, जख्मों को हील करना। ऐसे अलग अलग प्लांट्स होते हैं यहाँ पे, जड़ी बूटियां, आपको समझ ही आ रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे धीरे धीरे करके योया अपना ज्यादा टाइम इधर ही स्पेंड करने लग जाता है। अलग अलग मॉन्स्टर्स को हराना शुरू कर देता है वो और धीरे धीरे करके पॉइंट्स इकट्ठा करना शुरू करता है। यहाँ पे उसकी एंट्री सेरेमनी होने वाली होती है तो वो अपने कपड़े भी सिलने के लिए दे देता है और हमें दिखाया जाता है कि उसको टोटल यहाँ पे 150 पॉइंट्स हो चुके होते हैं। जब वो यहाँ पे एक बार घूम रहा होता है तो उसका एक बड़े गॉब्लिन से सामना होता है। उसको हराने के बाद वो यही सोचता है कि भाई चाहे वो कितना भी ज्यादा ताकतवर हो जाए इस दुनिया में, असली दुनिया में वो वैसा ही रहेगा हमेशा। जब वो यहाँ पे स्कूल के पहले दिन में अपने स्कूल जा रहा होता है तो भाई सबके सब उसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सबको लगता है कि ये कोई मॉडल वगैरह है क्योंकि यार उसका अच्छा खासा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होता है। वो जब यहाँ पे क्लासरूम में भी आ जाता है तो सबके सब लोग उसको काफी अजीब से देख रहे होते हैं और वो 3 लड़के जो कि उसको हमेशा परेशान किया करते थे वो पूछते हैं तुम नए ट्रांसफर स्टूडेंट हो क्या। तो योया अपना इंट्रोडक्शन देता है कि नहीं यार मैं योया टेंजो हूँ, भूल गए क्या तुम मेरे को। तो वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है। सबके सब लोग ये सुन के यहाँ पे शॉक हो चुके होते हैं। तो ये लोग यहाँ पे योया को स्कूल के बाहर लेके आते हैं और वही लड़का लड़की जो कि पहले योया को पिटते हुए देख रहे थे वो इससे पूरी पूछताछ करते कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो क्यों, है ना। फिर चाहे तुम कितने भी चेंज हो जाओ तुम फिर भी हमारे वो बेकार से बड़े भाई रहोगे, ठीक है ना। तो हमें बताया जाता है इन द एंड कि ये दोनों उसके ही छोटे भाई बहन है। आपको याद होगा कि उसके पेरेंट्स इन दोनों छोटे बच्चों को पसंद करते हैं ना कि योया को। तो समझ आ रहा होगा तुम्हें ये दोनों ही काफी ज्यादा नफरत करते हैं इधर योया से, पता नहीं क्यों। तभी यहाँ पे एक बड़ी सी लेमोजीना के रुकती है जिसमें से वही लड़की उतरती है जिसको योया ने उन गुंडों से बचाया था और वो कहती है कि तुम ही योया हो, है कि नहीं। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और यहाँ पे हमें सेकंड एपिसोड की शुरुआत में काराओ का सीन दिखाया जाता है और वो पूछते हैं कि तुम ही योया टेंजो हो क्यों, है ना। तो टेंजो कहता है कि हाँ। पहले तो योया उसको पहचान नहीं पाता है तो काराओ यहाँ पे यही कहती है कि तुम्हें याद नहीं है क्या, तुमने मेरे को उन गुंडों से उस दिन बचाया था कन्वीनियंस स्टोर के पास। तो यहाँ पे तभी योया को ये बात याद आ जाती है और काराओ ये कहती है कि मैंने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करवाई थी इसलिए मेरे को पता चला तुम यहीं पे हो, तो मुझे माफ करना, मुझे पता है ये रूड है। क्या तुम ओसेई एकेडमी आना चाहते हो। तो बेसिकली अब मैं आपको बता दूं कि ओसेई एकेडमी एक काफी जानी मानी एकेडमी है और ये काफी ज्यादा पॉपुलर भी है जहाँ पे सुपर एलीट बच्चे होते हैं। और कराओ यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं ओसेई एकेडमी के स्टूडेंट काउंसिल की ऑफिसर हूँ इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ चलो और उसे ज्वाइन करो। तो यहाँ पे उसके साथ की जो सेक्रेटरी होती है वो यही कहती है कि कोराई के पिता ओसेई एकेडमी की बोर्ड के चेयरमैन है। जब उन्होंने सुना कि तुमने काओरी को बचाया था तो वो काफी ज्यादा खुश हुए और वो चाहते हैं कि तुम इस एकेडमी को ज्वाइन करो। तो पहले तो ये यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और तभी उसके छोटे भाई बहन यही कहते हैं कि हे तुम हमें यहाँ पे एनरोल कर सकते हो, वैसे भी इस बंदे से ज्यादा समझदार हैं हम और हम अपने एकेडमी के लिए भी काफी इंप्रूवमेंट करके दिखाएंगे और हम साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अच्छे ही है। तो छूटते साथ ही यहाँ पे भाई काओरी इनको मना कर देती है और वो यही कहती है
है कि मैं यहाँ पे यूया की एहसानमंद हूँ, इसलिए मैं उसको ये ऑफर दे रही हूँ, और तुम लोग जो कि उसकी इतनी बेइज्जती मार रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ये ऑफर दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे मैंने तुम्हारी भी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, मुझे पता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में तुम उसे कितनी बुरी तरह से ट्रीट करते हो। तो ये लोग तो भाई हार के नीचे बैठ जाते हैं, इनको इंस्टेंट रिग्रेट होता है यहाँ पे, ठीक है। यूया यहाँ पे यही सोचता है कि वो तो अकेडमी के लिए इतना अच्छा भी नहीं है, तो वो कैसे आ सकता है उसे अकेडमी में। तो कावरी इधर से यही बताती है कि यही बात है यहाँ पे कि हम इस अकेडमी में कैरेक्टर को देखते हैं, ना कि अकेडमिक्स को, कि एक इंसान दिल का कितना अच्छा है और कितना ऑनेस्ट है। तो यहाँ पे वो सेक्रेटरी ये कहती है कि मिस कावरी, क्यों ना हम टेंजो को स्कूल ही लेके चले, वहाँ पे वो जाके डिसाइड कर सकते हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं। तो कावरी इधर टेंजो को अपने साथ लेके जाती है, और टेंजो यहाँ पे यही सोचता है मन में, यार मुझे माफ करना, उसे कभी यूया बोल रहा कभी टेंजो बोल रहा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि उसका पूरा नाम यूया टेंजो है, ठीक है ना। तो समझ सकते हो यार, आई थिंक सो। टेंजो वैसे ज्यादा बोलने में इजी लग रहा है, इसलिए मैं टेंजो बोल रहा हूँ बार बार। टेंजो कहता है कि मैंने स्कूल के बारे में काफी सुना है, ये काफी ज्यादा पॉपुलर स्कूल है और इधर काफी समझदार और इंटेलिजेंट बच्चों का ही एडमिशन होता है, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को कभी स्कूल में आने का मौका मिलेगा। यहाँ पे वो जब चेयरमैन के ऑफिस में आता है तो इधर कावरी के पिता होते हैं और वो उसका वेलकम करते हैं, साथ ही साथ उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इधर उसकी बेटी की जान बचाई उस दिन। वो इधर टेंजो को ऑफर करते हैं कि वो उसकी अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये एक तरीके से उनका थैंक यू करने का तरीका होगा। और इस बारे में टेंजो पहले काफी ज्यादा सोचता है और वो अपने आप पे काफी ज्यादा डाउट कर रहा होता है। तो कावरी के पिता उसे यही कहते हैं कि यार देखो, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हें इस बात की टेंशन है कि तुम अकेडमी के लिए इतने अच्छे नहीं हो और तुम इन लोगों से नीचे हो, बल्कि जबकि ऐसा नहीं है, तुम्हारी ऑनेस्टी ही सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारा। और तुम जिस एज में हो उस एज में तुम्हें मजे भी करने चाहिए, साथ ही साथ चैलेंजेस को कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से तुम जरूर स्कूल में अच्छे से फिट हो पाओगे। तभी यहाँ पे मिस सावाडा आती है, जो कि इसी स्कूल की एक टीचर होती है और काफी ज्यादा फेमस होती है स्टूडेंट्स के बीच में, और इसका पढ़ाने का तरीका भी काफी अच्छा होता है। तो कावरी के पिता यही कहते हैं कि ठीक है, तो तुम आज ऐसा करो, एक एनरोलमेंट मत करो, लेकिन आज सिर्फ तुम एक ट्रायल क्लासेस लेके देख लो इस स्कूल में कैसा तुम्हें फील होता है। तो यहाँ पे मिस सावाडा तुम्हें अपनी पहली क्लास देगी। तो जब यहाँ पे वो क्लास के बाहर खड़ा होता है तो उसको आवाज सुनाई दे रही होती है अंदर से, और पहले वो काफी ज्यादा नर्वस हो रहा होता है कि उसको अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं, पर वो ये सोचता है कि पिछले स्कूल से तो बदतर कुछ नहीं हो सकता, तो ठीक है फिर चलते हैं अंदर। जब टीचर उसको यहाँ पे अंदर बुलाती है तो वो अंदर जाता है, आप इंट्रोडक्शन वगैरह देते हैं, लेकिन सबके सब भाई चुप हो जाते हैं, एकदम शांति से उसको देख रहे होते हैं। उसको लगता है कि भाई क्या हो गया यार, ये इससे नफरत वगैरह तो नहीं करने लग गए इतनी देर में, लेकिन भाई वो सबके सब यहाँ पे सरप्राइज हो चुके होते हैं उसको देख के कि यार ये कितना कमाल का दिख रहा होता है, कितना हैंडसम होता है बंदा। तो यहाँ पे सवाडा उसको पीछे एक कॉर्नर वाली सीट पे बिठा देती है और साथ में एक स्टूडेंट के साथ बुक शेयर करने के लिए कहती है। टेंजो यहाँ पे नोटिस करता है कि इनका पढ़ाने का तरीका काफी ज्यादा मजेदार होता है, काफी अलग होता है, बच्चे काफी ज्यादा इंटरेस्ट से यहाँ पे पढ़ते हैं और टीचर भी काफी इंटरेस्ट से इधर समझाती है, जिससे कि यहाँ पे ये क्लासेस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। ये स्कूल बाकी स्कूल्स की तरह नहीं है। लंच ब्रेक में कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे टेंजो को घेर लेते हैं और उससे उसके इंटरेस्ट के बारे में पूछने लग जाते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा नर्वस फील करता है। तभी यहाँ पे साइड में से रेयो आता है और वो यहाँ पे आके अपना इंट्रोडक्शन देता है, और वो ये कहता है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, ये तुम्हारा पहला दिन है, क्यों ना तुम मेरे साथ कैफेटेरिया चलो, वहाँ पे चल के हम कुछ खा पी सकते हैं। जब यहाँ पे ये लोग कैफेटेरिया में आते हैं तो भाई टेंजो देख के शॉक हो जाते हैं इधर का मेन्यू की सब कुछ यहाँ पे 500 येन्स या फिर उससे कम के प्राइस में है, और कुछ डिशेस तो यहाँ पे फ्री भी है। कितनी कमाल की चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सब देख के वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। जब ये लोग यहाँ पे खाना लेके जा रहे होते हैं तो साइड में रियो का एक दोस्त होता है शिंगो, जो कि इनको अपने पास बुला लेता है। ये तीनों अपना इंट्रोडक्शन करते हैं और एनिमे के बारे में कुछ बात करने लग जाते हैं, जिससे भाई हमें पता चलता है कि शिंगो एक एनिमे फैन है, ठीक है, और उसने इधर रियो को एनिमे सजेशन दिया था, जिसके बाद रियो को भी एनिमे पसंद आने लग गई है। ओके ना। यहाँ पे सबके सब लोग उसे देख रहे होते हैं। टेंजो यही सोचता है कि यार सबके सब लोग मुझे इसलिए देख रहे हैं क्या, क्योंकि मैंने अलग यूनिफॉर्म पहन रखी है। तो रियो कहते हैं कि नहीं, तुम अपने चेहरे को देखो, तुम्हारे चेहरे की वजह से वो लोग तुम्हें देख रहे हैं, ठीक है ना। जब ये लोग टेंजो से उसके होम क्लब के बारे में पूछते हैं तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं होता, क्योंकि यार उसके पिछले स्कूल की जिंदगी एकदम बेकार सी है, वो तो शेयर भी नहीं करना चाहता। लेकिन वो जब इन दोनों से पूछता है तो भाई रियो बताता है कि वो होम क्लब में है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन शिंगो यहाँ पे गेमिंग क्लब में होता है भाई, और वो एक गेमिंग कंसोल भी लेके आया होता है, जिसे देख के भाई टेंजो तो सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है भाई स्कूल में लाने देते हैं ये सब, ठीक है यार ये तो बढ़िया चीज है एकदम। स्टैंड में आके भाई कावरी के पिता टेंजो से पूछते हैं कि तो तुम्हें कैसा लगा स्कूल का एक्सपीरियंस। तो टेंजो यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका होता है, उसे काफी अच्छा लगता है स्कूल में, और वो यही सोचता है कि यहाँ पे सबके सब लोग उसे बिल्कुल इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर रहा। तो यार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो स्कूल को ज्वाइन करेगा। जब वो यहाँ पे बाहर आते हैं तो कावरी उसे मिलती है और वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे। तो ये लोग यहाँ पे मार्केट में आते हैं और ये मार्केट काफी ज्यादा पॉपुलर होता है और ये शॉप्स कई बार टीवी पे भी दिखाई जा चुकी है। हमें पता चलता है कि कावरी के ज्यादातर दोस्त नहीं है, और क्योंकि उसके पिता यहाँ पे चेयरमैन है और वो ज्यादातर बाहर भी नहीं घूम पाती है काम वगैरह की वजह से, लेकिन वो यहाँ पे यूया के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए वो उसको यहाँ पे लेके आई होती है। वो यहाँ पे थोड़ा ब्रश भी कर रही होती है, इसका तो ये है कि वो थोड़ा बहुत उसे पसंद करती है। यहाँ पे ये लोग एक भाई
डेजर्ट टाइप लेते हैं और यहाँ पे खाने के लिए साथ में बैठते हैं और सबके सब लोग अभी भी इधर टेंजो को देख रहे होते हैं। यहाँ पे वो अच्छे से खा रहा होता है, लेकिन फिर उसको याद आता है कि भाई यार अगर वो फिर से खाएगा ना तो वो पहले जैसा मोटा भद्दा हो जाएगा, तो उसको ना कंट्रोल में खाना चाहिए। यहाँ पे टेंजो काओरी से पूछता है कि मैं पहले जब उस दिन तुमसे मिला था तो मैं काफी ज्यादा अलग था उस टाइम पे, और अब मैं काफी अलग बन चुका हूँ, तो तुमने मेरे को पहचाना कैसे कि ये मैं ही हूँ? तो काओरी कहती है कि तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी आंखों में अभी भी वो ऑनेस्टी है और तुम्हारी आंखें बिल्कुल भी नहीं बदली है। तो यहाँ पे वो काओरी को शुक्रिया कहता है और काओरी सान होजो सान बोलता है उसको, यानी कि काफी रिस्पेक्ट दे रहा होता है। तो काओरी कहती है कि ये क्या बात है यार, अभी हम तो फ्रेंड्स बन चुके हैं ना, तब भी तुम मेरे को जी जी करके बात कर रहे हो, काफी गलत है यार, मतलब तुम मेरे को सिर्फ काओरी भी बोल सकते हो। तो टेंजो कहता है ठीक है फिर काओरी। तो काओरी ये सुनकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, खुश हो जाती है। वो यहाँ पे उसको अपना वो डेजर्ट ऑफर करती है और एक बाइट लेने के लिए कहती है। पहले तो टेंजो थोड़ा शर्माता है, लेकिन वो फिर बाइट ले लेता है, जिसकी थोड़ी देर बाद भाई काओरी को रियलाइज होता है कि उसने क्या बेवकूफी कर दिया और वो यहाँ पे माफी मांगने लग जाती है। वो कहती है मैं एक्साइटेड हो गई थी इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। तो टेंजो ये कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे में से खा लो तो हम दोनों को इक्वल हो जाएगा, सीन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो यहाँ पे खाती है और ये दोनों ही शर्माते हैं। यहाँ पे साइड में जो लोग बैठ के देख रहे होते हैं वो कहते हैं कितनी क्यूट कपल है भाई, ये क्या भाई क्या चल रहा है इनका। जब यहाँ पे टेंजो घर आ जाता है तो वो ये कहता है कि अब क्योंकि उसकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, उसके सारे फॉर्मेलिटी शुरू हो जाएगी, तो उसको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो वो फिर से यहाँ पे दूसरी दुनिया में एक बार होके आ जाता है। यहाँ पे वो अपना आर्मर वगैरह पहन लेता है, लेकिन जब वो यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स को हराते हैं तो उसके ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट नहीं हो पाए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 235 के लेवल पे ही पहुंचा होता है। वो यही सोचता है कि जब तक वो फेंस के अंदर से लड़ता रहेगा तब तक उसके पॉइंट्स ठीक से बढ़ेंगे नहीं, तो शायद उसको फेंस के बाहर जाना चाहिए जहाँ पे और भी खतरनाक मॉन्स्टर्स होंगे और बहुत ज्यादा भी होंगे। वो यहाँ पे जब आगे बढ़ना शुरू करता है तो उसको कुछ लोगों की आवाज आती है। वो जब आगे जाके देखता है तो काफी सारे इंसान यहाँ पे मरे हुए होते हैं और सामने एक मॉन्स्टर होता है जो कि एक लड़की के ऊपर हमला करने वाला होता है। ये भी एक गॉब्लिन मॉन्स्टर होता है और इसका लेवल काफी ज्यादा खतरनाक होता है। टेंजो को यहाँ पे उससे लड़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उसकी स्पीड और ताकत काफी ज्यादा होती है, लेकिन इन द एंड आके टेंजो उसको हरा ही देता है अलग अलग वेपन्स का इस्तेमाल करके। वो यहाँ पे उस लड़की के पास आता है और वो कहता है यार ये तो इंसान है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे और भी इंसान रहते हैं। वो लड़की यहाँ पे बेहोश हो जाती है, वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी यहाँ पे साइड में से हमें कुछ लोगों की आवाज आती है जो कि भाई किसी लेक्सिया नाम की लड़की को ढूंढ रहे होते हैं, जो कि और कोई नहीं भाई यही लड़की है। इस लड़की का नाम लेक्सिया है, शायद उसके ग्रुप के या फिर उसके सोल्जर्स हैं ये लोग। यहाँ पे टेंजो के पास एक और स्किल होता है जो कि होता है गायब होने का, तो यहाँ पे गायब होकर साइड में हो जाता है और ये लोग आके लेक्सिया को ढूंढ लेते हैं और ये कहते हैं कि शुक्रगुजार है ये लोग कि ये अभी तक जिंदा है, इसको कुछ हुआ नहीं। और यहाँ पे टेंजो छुप के ये सब देख रहा होता है। तो ये